हाँ, लास्ट वाला जो टेस्ट हुआ जीएस के 10 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे। तो जो 10 थे इसमें रिवर्स मैंने पढ़ाया है, रिवर्स पढ़ाया है, और हिल्स या रॉक्स कहें वो भी चलेगा, राइट। पेंसिल थोड़ी मोटी ले लेते हैं, इससे आपको थोड़ा समझ में आए। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ाए गए, राइट। 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें है, नर्मदा नदी का उद्गम किस पहाड़ी से है। मैंने आपको याद होगा पूरा का पूरा इसमें स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया था। एक पहाड़ी कौन सी पड़ती है, विंध्याचल, और एक बीच से कौन निकलती है, सीधी सी बात। आपके 4 ऑप्शन है इसमें, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, भांडेर पहाड़ी और अमरकंटक। तो सातपुड़ा की पहाड़ी मैंने एक हिल्स बताई थी, अमरकंटक। तो नर्मदा कहाँ से निकल रही है, ये बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन है, बहुत डीपली पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन आज अगर समझ में आ गया आपको तो ये फिर यूपी पुलिस ही नहीं पीसीएस भी दे सकते हो। तो सीरियसली जब भी यहाँ समझाया जाए तो मजाक नहीं चल रहा होता। ये रीजनिंग की क्लास नहीं है कि हाँ घर पे जाके बैठ के देख लिए तो समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज होता है, जब तक दिमाग नहीं लगा वो चलेगा नहीं। बात समझ में आई? फिलहाल कोई बात नहीं। ये मेरा उद्देश्य ये है कि एक एक क्वेश्चन में चर्चा इसलिए कर लेता हूं जिससे आपको दोबारा रिमाइंड हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्या था। पढ़ाना ही बेहतर नहीं होता, उसका रिवीजन बेहतर होता है। पढ़ने के तो आप पढ़ सकते हो 50 बुक, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे कुछ होगा नहीं। चाहे जिस डिपार्टमेंट में आप देख लो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वनडे एग्जाम का। एक ही बुक टॉपर्स ने ले ली है और कई बार पढ़ डाला है, और जो भी असफल हुए उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कई बुक पढ़ी लेकिन रिवीजन नहीं किया। तो सीधी सी बात है, रिवीजन करते रहिए। पहला क्वेश्चन ये था, कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको। अच्छा, ये कॉपी अभी शायद चेक नहीं हुई है आपकी किसी की। पिछली वाली जो चेक हुई थी वो बताया गया था नंबर। जीएस में परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है आप लोगों का? 2 ही टॉपिक था, उसमें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक आनी चाहिए। अरे 10 क्वेश्चन था तो 10 में से 5 सही गया कि 5 भी नहीं सही गया? तो 10 में से अगर 5 सही है तो ठीक ठाक कर रहे हैं, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इतना शांत काहे हो गए आप लोग? अरे बोलो कुछ। क्लास में हो? हाँ। दूसरा क्वेश्चन था आपका, लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? एक मैप बना लिया जाए, मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा। कुछ ऐसे ही होता है इंडिया का मैप। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अरावली की हिल्स। कहां से कहां तक बताया था? दिल्ली से, तो दिल्ली नॉर्थ में ही पड़ेगा। यहां से लेकर गुजरात के कौन से स्टेट, पालनपुर तक। बीच में क्या आ जाता है? उदयपुर की पहाड़ियां या राजस्थान, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं। तो समथिंग यहाँ दिल्ली है और यहाँ ये गुजरात है, पालनपुर। यहाँ से यहाँ तक पहाड़ियाँ आएगी, यही तो है। कलर दूसरा ले लेते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो हमने बताया था ये अरावली हिल्स है। आपका कई क्वेश्चन इसमें तैयार हो रहा है, अरावली हिल्स। ठीक, मैंने कहां से कहां तक बताया? दिल्ली से गुजरात। देखिए कितना क्वेश्चन आपका एक साथ तैयार हो रहा है, लेकिन आप जब दिल लगा के मन लगा के पढ़ेंगे जब तो। एक तो इंडिया का मैप, फिर कंडीशन आपने कहां से देखा, अरावली की हिल्स, फिर कहां से शुरू हुई वो, फिर कहां तक पहुंची। कॉन्सेप्ट क्या था? लूनी नदी कहां से निकलती? उदयगिरी की पहाड़ी है, उसी से लूनी नदी निकलती है। मान लिया राजस्थान में, राजस्थान ये निकलती है, फिर इसी में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन हो जाती है? गुजरात का एक कच्छ का मैदान है जो दलदली है काफी। नदी की जो रफ्तार है इतनी धीमी हो जाती है कि वो चल ही नहीं पाती है आगे।
तो उसी कक्ष के मैदान में वो गायब हो जाती, मतलब दलदली बन के रह जाती। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था आपका, लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली, मकाल, सातपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है अरावली। मैंने तो ये भी एग्जैक्टली नहीं पूछा कि आपको यहाँ से नाम बताओ जहाँ से निकले हो। अरावली बोल दो, पूरी में आ जाएंगे वो। अगर मैं बहुत गहराई से जाता तो पूछता, उदयगिरी लिखता उसमें, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना था कि लूनी नदी। लेकिन मैं जानता हूँ इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे। दूसरा, नेक्स्ट, हाँ, पूरी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर, ये भी बताया था मैंने, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है। दूसरा, 12वां क्वेश्चन था सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का नाम, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का नाम। पहला मैंने इसमें नाम लिया है पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां। दूसरा है नीलगिरी, सॉरी नीलगिरी। तीसरा अमरकंटक। जब आपके सामने क्वेश्चन आया करे 4 ऑप्शन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। काफी मुश्किल वाला सवाल है ये, इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता। जिसने घर पे रिवीजन किया होगा शायद कर पाए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए तो ये समझिए पूछा क्या जा रहा है। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी का नाम, सबसे दक्षिणतम का मतलब मैंने मैप बना के बताया था। तो नॉर्थ इधर से लेते हैं, यहां जो पहाड़ी है, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए। नॉर्थ से किधर चल रहे हैं हम? साउथ की तरफ। तो हमने पूछा सबसे दक्षिणतम, यानी कि जो सबसे लास्ट में पहाड़ी आती हो उसका नाम। और सबसे लास्ट पहाड़ी में मैंने इतनी पहाड़ियां कई सारी बताई थी, लेकिन दी है कितनी? 3। अब आपको इसमें गेस करना था कि कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में रही होगी। मैंने कई बार उस टाइम जिक्र किया था कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और मैंने आपके टेस्ट में इसीलिए डाला भी था कि आप कितना सीरियस हैं। जितना मन लगाते हैं आप हूँ हाँ में, अगर अपने स्टडी पे लगाएं तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। मैं उसी का भुक्तभोगी हूँ जो आप कर रहे हैं। प्लीज बी कॉन्टेजियस। लोग कहते हैं कि आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है तो संदीप माहेश्वरी को सुनो, या फिर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, विवेकानंद, अब्दुल कलाम। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो आपका गुरु होता है वो आपकी समय होती है। इससे बड़ा मोटिवेटर आपका कोई है ही नहीं। घर पे बैठो आप, शांति से सोचो कि आपके माँ बाप कितना एफर्ट लगाते हैं तब पैसा आता है, कितना एफर्ट लगाते हो। और उसी सेविंग से मान लीजिए अगर वो 100 रुपया कमाते हैं तो सीना तान के आपके ऊपर 20 रुपया खर्च करना चाहते हैं कि हमारा लड़का कुछ बन जाए, लड़की कुछ हमारी बन जाए। वो 100 रुपये कितनी मुश्किल से आते हैं। किसी के पापा इसमें सुबह मोटरसाइकिल लेके निकल जाते होंगे, शाम को थरथराते हुए आते हैं। किसी के पापा ट्रैक्टर लेके निकल जाते होंगे, दिन भर अपना खेत जोतते हैं। किसी न किसी जुगाड़ से वो पैसे लाते हैं। काहे संदीप माहेश्वरी को सुनना है आपको? वो तो पैसा कमाता है बोल के। माँ बाप की तस्वीर देखो, उनकी आंखों में कितनी उम्मीद है आपके लिए। यही सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन है। टाइम मत खराब करिए अपना और दूसरों का। दुनिया में सिर्फ ऐसा शख्स होता है बाप, वो जो चाहता है कि उसका लड़का उससे जीत जाए। बाप ही ऐसा है, और कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे कोई जाए, लेकिन बाप चाहता हमारा लड़का हमसे भी आगे जाए। 4 गुना आगे जाए। सीना उसका चौड़ा हो जाता है। उस बाप की इज्जत कीजिए और माँ की इज्जत कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज।
हाँ ये देखते हैं, पालने की पहाड़ियाँ, सॉरी। अब हमने बताया था पालने की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद आए तो पालने की पहाड़ियाँ मैंने ऐसे बताई थी आपको, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में है, ऐसे बताई थी। अब मैं अभी अगर सीरीज बना दूं आपके सामने वही तस्वीर तो शायद तुरंत याद आ जाए, लेकिन अभी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो पहले एलिमिनेट कीजिए, जो गलत है उसे सबसे पहले काट दीजिए। अमरकंटक का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि अमरकंटक कहाँ है, वो तो मिड में है, बीच में आता है यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बचा कौन, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, दो में से एक ही सही है, डिसाइड कर लीजिए कौन सा सही हो सकता है। पालनी की पहाड़ियां और नीलगिरी की पहाड़ियां। अब मैं ऐसे फिगर बना लेता हूं आधे भारत का, है ना। सबसे पहले मैंने बताया था, ये देखो, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, दोनों जहां आके मिलते हैं वो क्या हो जाता है, नीलगिरी। यही तो बताया था। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े क्या हुआ, कार्डेमम की पहाड़ियां आई थी, इलायची ना, याद आ रहा है सब, किधर नहीं थी, सब्र रखो, उस पे भी आते हैं। हमने ये कार्डेमम बताया था, और थोड़ा सा मिड ऐसे आके पालनी की पहाड़ी तब बताई थी आपको, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा पुश कर देना, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, और इधर कार्डेमम की, सॉरी कार्डेमम नहीं है, अन्नामलाई। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे क्या पड़ेगा, सॉरी हाँ हम भी भूल गए इसमें, अन्नामलाई होगा, हाँ हाँ अन्नामलाई, उसके बाद कार्डेमम, और सबसे लास्ट में नागरकोल आएगा। यही तो बताया था, नागरकोल सबसे लास्ट में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है आपके। तो दो ही ऑप्शन में है, एक तो नीलगिरी, तो वो तो सबसे ऊपर है, वो हो नहीं सकती, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन आया, तो यही बचा आपके सामने। अब इतना ट्रिपिकल क्वेश्चन था, अगर इसे कर ले जाते हो तो आप समझ लीजिए ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। हाँ ये सबसे, ये कोई खास नहीं, ये जी था। अगला, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, कलसुबाई। हमने बताया था इधर की जितनी भी पहाड़ियां हैं ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दो भागों में बांट लिया गया, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी, और इसमें इधर का है कलसुबाई, इधर का है कुद्रेमुख, सबसे ऊंची। इसमें चार ऑप्शन है, कलसुबाई, कुद्रेमुख, महेंद्रगिरी और अन्नामलाई। बस कलसुबाई मार देना। अरावली का उच्चतम बिंदु अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, क्या है, ऑप्शन है आपका धूपगढ़, गुरु शिखर, कार्डेमम। हाँ ठीक है। सातपुड़ा श्रेणी में कौन सा नहीं शामिल है, ये भी अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। सातपुड़ा श्रेणी में कौन सा नहीं शामिल, एक तो होता है शामिल होना। सातपुड़ा श्रेणी में मैंने क्या क्या बताया था आपको, हाँ मैकाल में सबसे ऊंची अमरकंटक थी। तो इसमें पूछा गया कौन सी नहीं शामिल, तीन सीरीज आपने बताई थी, एक तो सातपुड़ा, एक महादेव, मैकाल, तीन है इसकी रेंज में। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है चार ऑप्शन, कौन सा नहीं है, सातपुड़ा, महादेव, मैकाल। विंध्याचल इसमें है, तो विंध्याचल नहीं। जिसने ढंग से पढ़ा उसने टिक मारा, नहीं तो बहुत लोग तो इसे ये भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ लेंगे सातपुड़ा श्रेणी में कौन सा शामिल, नहीं पढ़ेंगे वो। लेकिन आयोग क्या है, 33 लाख लोगों में से उसे ऐसे ही तो फिल्टर करना है, उसे बहुत से लड़के ऐसे चाहिए जो नहीं पढ़े,
या नहीं ना पढ़े। कुछ लोग ऐसे भी तो चाहिए, तब तो फटाक से फिल्टर करेगा। अगला, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पहले भी पूछा था, अब भी पूछा है, क्योंकि पूछता ही रहता है क्वेश्चन लगभग। भ्रंश घाटी से कौन सी बहती है? इसमें तापी भी बहती है, माही, साबरमती, उपर्युक्त सभी, मतलब तीनों नदियां सभी बहती। चौथा आप सही लगा दीजिए। नवीनतम श्रेणी, नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था जब लास्ट में सबसे बताया था, तो आपको बताया था कि लास्ट में जो शिवालिक आती है वही है। अगला, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। अभी आप कल ही परसों पेपर दिए, भूल भी जाते हो इतनी जल्दी। बालाजी कौन बोल रहा है भैया? इतना रंगारंग माहौल बना देते हो आप लोग। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बहुत लोगों ने पढ़ा होगा गुजरती। तो इसमें दिया गया है गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। गुजरात से होकर गुजरती है, मणिपुर से, मिजोरम से, मिजोरम से तो जाएगी, मणिपुर से नहीं जाती। नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट याद कर लीजिए पहले ही, त्रिपुरा और, बस 2 ही स्टेट से जाती है वहां। मणिपुर इसीलिए मैं देता हूं कि आप गलत कर दें, ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस, अब तो हिंदी आ गई। तो ये मजेदार क्वेश्चन होता है, ये मेरा डिजाइन ही, पूरा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन होता है। किसी से मैं पूछता नहीं, ना किसी किताब से देखता हूँ। जो मैं पढ़ाता हूँ अपने हिसाब से डिजाइन करके आपको दे देता हूँ, कि पता चल पाए कम से कम आप पढ़ते क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। कल मैं टेस्ट पेपर आपका देख रहा था, तो उसमें लगभग भारत के बारे में उसका कंडीशन पूछ लेते हैं। तो एक बार मैं आज वो भी समझा दूं आपको, नया वाला थोड़ा सा। एक बालक कोई में हेल्प करेगा, उधर से पानी ले एक बोतल, पीछे से ऐसे जाके अंदर बोतल में रखी होगी वो। यहाँ तो नहीं, वही देखो काउंटर पे रखी होगी शायद।
या उसी कहाँ पे स्थिति होगी इसमें? साउथ में ही है शायद। देखो उसमें उसमें भी देख सकते हो आजादी। अगर बता पाओ तो वहीं से बता दीजिए। पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान में है। कोई बच्चा है ऐसा जो बता पाएगा पुडुचेरी? नहीं समझ में आया? छोटा छोटा है। चलो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत अजूबा है ये। पहली दफा जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी मुझे। पहली दफा जब मैं पढ़ा तो इसे बताया गया कि लगभग 3 राज्यों में बसा हुआ है। पुडुचेरी अलग अलग बसा हुआ है, मतलब 3 स्टेट में। तो मैं बिल्कुल अचंभित रह गया कि कैसे सरकार चलती है। तो अलग अलग जगह है, अलग अलग सरकार चलाती है पुडुचेरी, लेकिन नाम क्या है? पुडुचेरी। एक तो आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु, आपको पता है यहीं बसा हुआ है ना। ये मैप पे उतना सही नहीं दिखेगा, जब इंडिया का मैप आप किताब वगैरह में खोल तो ज़्यादा सही दिखेगा, मेरा मानना है। तो एक तो ये हो गया। आंध्र प्रदेश में इसका क्या नाम है? यनम। और यनम के नीचे क्या लिखा जाएगा? पुडुचेरी। ये है तो पुडुचेरी ही, लेकिन वहां की जगह का क्या नाम है? पुडुचेरी। ये कौन सा स्टेट है? एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हेलो, नहीं आ जाओ फिर बेटा, आज क्लास नहीं चलेगी। कल से उसी टाइम, सेम टाइम पे आएगा कल से। ओके। हमने आपको बताया आंध्र प्रदेश स्टेट है, उसमें एक यनम नाम की जगह है। किसका भाग है? पुडुचेरी का। अब आइए तमिलनाडु। कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, यहाँ क्या क्या नाम है इसका? एक जगह का तो नाम केवल पुडुचेरी ही है, पुडुचेरी। दूसरी का जगह का नाम है कराईकाल। कराईकाल के बगल में भी आप क्या लिखेंगे? पुडुचेरी। पुडुचेरी। अब आ जाइए एक केरला में। केरला में एक जगह है माहे। माहे के नीचे भी क्या लिखिए? पुडुचेरी। ये किस में है? केरला। केवल पुडुचेरी समझाने के लिए हमें इतना ग्राफ बनाना पड़ा। क्या हुआ? अब इसे समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर बना लेना। पहला नाम किसका लिया मैंने? आंध्र प्रदेश। दूसरा नाम तमिलनाडु। तीसरा नाम पुडुचेरी। कितने राज्यों में विकसित है? 3। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में यमन, तमिलनाडु में कराईकाल, और पुडुचेरी एक अलग अपना है। ठीक, मेन कौन सा है? यही है, मेन पुडुचेरी ही है। इसका नाम पुडुचेरी पहले पड़ा, उसके बाद 3 स्टेट में छोटा छोटा बसा हुआ। ये विशेष है, और भी हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो इतना खास नहीं है जितना खास ये, क्योंकि ये 3 जगह फैला हुआ है।
तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपसे वही क्वेश्चन किया जाता है जो आपको फंसा दे। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, इसके बारे में भी जानिए आप। 3 स्टेट में फैला हुआ है। इसमें से पूछा जाता है कि पुडुचेरी, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन से राज्य में नहीं है। पहला कौन सा देगा? तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरला, चौथा मणिपुर। मणिपुर में नहीं। आपका क्वेश्चन तैयार होगा। तो इस तरह जब डेप्थ से आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उतार लीजिए इसे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा कि ये क्या कहते हैं, तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकाल के अलावा तीसरा और कोई है या नहीं है, उसका नाम पूछ लेगा। या ऑप्शन ऐसा देगा कि पुडुचेरी या फिर यनम है, या ऐसा पूछ ले कि यनम कहाँ पे है, या फिर पूछ ले माहे कहाँ पे है। तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। बना लीजिए अच्छे से इसे, और यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए अपने, पुडुचेरी की स्थिति। पुडुचेरी की स्थिति मैपिंग आपकी चल रही है, मैपिंग करते रहेंगे आप। अनन्या, नींद आ रही है? रात में सोए नहीं हो क्या? है बता देता हूँ, उतारो पहले। अच्छा, ऑनेस्टी देख कितने लोगों को समझ में नहीं आया है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल बेफिक्र होके उठाइए। मान के चलता हूँ कि हाँ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी पढ़े ही नहीं ज्योग्राफी, तो नहीं आना सब। हाथ उठाइए, तो हाथ उठाओ, काहे शर्मा रहे हो आप? हाथ उठाओ। और किसी बच्चे को नहीं आया हो समझ में? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, जिसे ना समझ में आया हाथ उठा दिया करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कहाँ मुझसे गलती हो रही है। शर्माने वाली, कोई झिझक वाली नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। सबको समझ में आया है बाकी? ठीक। रानी मिश्रा को नहीं समझ में आया है, क्या नाम है? शर्मा। तो रानी, मैं आपको बताता चलूं कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है? तो जैसे कश्मीर स्थित था, दमन और दीव स्थित था, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। वैसे पुडुचेरी भी स्थित है कहीं ना कहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल की बात यह हो, एक जगह नहीं स्थित, 3 स्टेट में है। तो अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये जानना भी जरूरी है किस किस स्टेट में पुडुचेरी बसा हुआ है। तो हमने आपको तीनों स्टेट का नाम बताया। पहला स्टेट बताया आंध्र प्रदेश, दूसरा क्या बताया? तमिलनाडु, तीसरा केरला। आंध्र प्रदेश में इसे यनम के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु में पुडुचेरी एक जगह और कराईकाल एक जगह, और केरला में किस नाम से जानते हैं? तो बस यही था। इसमें कौन सा आपको जादू सिखा दे? आगे चले। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, अंडमान निकोबार की स्थिति। अंडमान और निकोबार, पहला क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि ये अरब सागर में है कि बंगाल की? तो कहां है? इधर जो है बंगाल की खाड़ी आती है, और इधर इधर कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। ये जो अंडमान निकोबार आपको बिंदी बिंदी दिख जाता है, ऐसा नहीं कि यहां कुछ है नहीं, वो थोड़े थोड़े टापू बने हुए हैं और चारों तरफ वो समंदर से घिरा हुआ है। अच्छा, कभी मन में ये विचार आया कि ये समझ में नहीं आता है कि बीच में कहां से जगह आ जाती है जब चारों तरफ से समंदर? डूब जाना चाहिए, ऐसा आता होगा ना दिमाग में। तो कैसे बना वो जगह, फिर डूब क्यों नहीं रही है? ऐसा ख्याल कभी आया तो सोचा नहीं आपने कि आखिर क्या है ऐसा कि वो रुका हुआ है? कभी फिल्मों में देखा होगा, हीरो हीरोइन गाना गाते हैं वहां पे, बढ़िया मस्त जंगलों में घूमते हैं समंदर के किनारे, देखा होगा। आज ब्लू है पानी 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 पानी। मैं समझा देता हूं उसे वो क्यों होता है ऐसा।
इसमें तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, नया वाला नहीं आता मुझसे, आ तो गया, वाह शुक्र। मान लीजिए कि ये पहाड़ है और ये क्या है, सागर है। पहाड़ यूं ही है होता है, ये पानी भरा हुआ है, मान लिया हमने, क्या भरा हुआ है, पानी। तो पर्वत यूं ही नहीं बन जाते, पानी में भी पर्वत बनते हैं। ऐसा नहीं कि पानी में पर्वत नहीं हो सकता, वहां भी पर्वत है। हमने अरावली के बारे में बताया, वो घिस घिस के दिल्ली वालों ने क्या कर लिया, पूरी दुनिया बसा ली, वो भी अरावली है। ज्वालामुखी जब फटती है, आपने देखा होगा, ये मान लिया बीच से ही फटेगी ज्वालामुखी, तो उसका जो लावा निकलता है, लावा निकलता है, मान लिया ऐसे निकला। तब आज ज्वालामुखी ऐसी है, कम मोटी थी, कहाँ आ गए भाई, अरे की पैड की जरूरत हमें नहीं है। इसी पे क्या होता है, लावा बार बार निकलता रहता है, बार बार निकलता रहता है। अब वही जो छोटी सी थी, वो लावा की पहाड़ियां बनते बनते बड़ी हो जाती हैं। लावा गिरा सूख गया, लावा गिरा सूख गया, लावा गिरा। ये बाल नहीं है, मतलब मान लिया हमने पहाड़ी, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपके, आप समझिए इसे। तो ये कैसी पहाड़ी बन गई, लावा। ज्यादातर पहाड़ियां आपके देश दुनिया में ज्वालामुखी निक्षेप से ही बनी हुई हैं। ये पहाड़ का जो टुकड़ा पत्थर आप देख लेते हो, ये लावा ही है, सूख के वो ठोस बन जाता है। समझ में आई? ऐसा नहीं केवल ऐसी ही जगहों पर ये पहाड़ियां, समंदर के अंदर मान लीजिए, समंदर की तलहटी ही ये सब पानी भरा हुआ है। छोटी पहाड़ी पहले ज्वालामुखी निकली, अंदर भी ज्वालामुखी वो होता है, लावा का निक्षेप अंदर भी होता है, ऐसा नहीं कि समंदर के अंदर नहीं होता। तो ये चलिए आ जाता है, आग निकलता है लावा में? आग नहीं निकलता, गर्म और तरल पदार्थ होता है वो जो होता है उसे मैग्मा कहते हैं। और जब वो धरती पर आ जाता है मैग्मा अंदर से, तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। लावा ही बिल्कुल ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। बस समझ में आ गई? सर ये कब होता है? ये जब ज्योग्राफी आप ऑप्शनल लेते और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाना होता तो आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बताता। धरती के अंदर क्या है, सियाल सीमा निफे। धरती की दूसरी परत में क्या पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ जो आग से बना हुआ है। जब धरती फटती है तो लावा प्रेशर से बाहर आता है और जमीन पर आ जाता है। बात समझ में आ गई? तो इतना समझिए कि हाँ लावा निकलता है, उसका अंदर कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं। मान लिया समंदर के अंदर है एक कोई छोटी पहाड़, लावा निकला, अब क्या हुआ, हो रहा है ना हर साल उसमें ज्वालामुखी। देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर ध्यान से देखते जाइए, आप समझ में आएगा। पहाड़ी बढ़ती जा रही है, अभी पानी में ही है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ये देखिए, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी थी। जो मानव जाति है ना, सबसे क्रूर जाति है। थोड़ी सी जगह इसे दिख जाए ना, यहाँ पे तो घर बस सकता है, सबकी नजर उसी पे होती। नाव से दौड़े दौड़े आए, जगह देखी एकदम मस्त बिंदास, यहाँ तो रहने लायक, एकदम टूर वाला जगह बना दो, हमारी तो आमदनी होगी, भारत सरकार ने देख लिया। सर जी मान लीजिए घर बना लिए, उसके बाद लावा निकल आया था। हाँ तो ये क्या होता है, ये जितना भी बताया मैंने, 1000 साल लग जाते हैं, 500 साल लग जाते हैं। ये नहीं कि डेली निकलता ही रहता है वो। और दो ज्वालामुखी आपने पढ़ी होगी, जागृत और सुषुप्त। जागृत होती है, उसमें लगभग 10 साल पे एक बार निकलता है, जिसे जागृत कहते हैं। और जो सुषुप्त अवस्था में आ जाती है, वो लगभग 100-150 साल बीत जाता है, निकलता ही नहीं। बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना लेते हैं उस पर घर। भारत सरकार का एक अलग विभाग है, उस पर अध्ययन करते हैं, या देश दुनिया में जितने भी विभाग हैं उसका अध्ययन करते हैं। जब वो जानते हैं कि अब इस पर कुछ नहीं होना, तभी जाते हैं। ये नहीं कि हाँ आत्महत्या करने जाना है वहां पे। तो इस पे क्या होता है, मान लीजिए 50 साल बीत गया, तो इसी पे जंगल झाड़ी जमा हो गई, किसी सरकार की नजर पड़ी, उस पर साफ सफाई करवा के बढ़िया होटल का निर्माण हो गया। आओ भाई टूरिस्ट वाले आओ, हमारे यहाँ घूमो टहलो, मस्त करो, ब्लू ब्लू पानी पानी करो। तो अब ये समझ में आता होगा कि ये जो टापू आ गया कहाँ से आया। समझ में आया?
इसे ही क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, द्वीप। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, या आइलैंड भी कहते हैं। अमेरिका में आइलैंड ऐसी जगह है, हवाई आइलैंड। हवाई में अभी भी बार बार ज्वालामुखी अपर्दन होता रहता है। सबसे ज्यादा अगर देश दुनिया में कहीं होता है तो हवाई में ही होता है। किसका पार्ट है वो, अमेरिका का। वहाँ भी टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। इटली में विसुवियस है। ऐसे देश दुनिया की बात करेंगे तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ की बात आते हैं ये बनता कैसे है, लगभग मोटा मोटी आपको समझ में आ गया हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडमान और, आप तो समझ आ गए होंगे कैसे बना है। तो अब तक आप बिंदी बिंदी जो देखते हैं वो आपके दिमाग में एक तस्वीर उभर के आ गई कि ये बना कैसे होगा, है ना। हाँ, अंडमान और निकोबार के बारे में एक बार और बता देते हैं। पहले क्या होता है, अंग्रेजी जमाने का शासन था, तो वो सजा देते देते थक गए थे। फांसी कितने लोगों को फांसी देते हो, और भारतीय तो तैयार ही थे, वो कहते लो फांसी दो, वो तो तैयार ही है। तो वो काले पानी की सजा देने लगे। किसकी, काले पानी की सजा देने लगे। तो वो ऐसा कोई तरीका चाहते थे कि जाए और छोड़ के चले आए, तो मर ही जाएंगे जब कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्हें दूर कौन सी जगह देखी, अंडमान और निकोबार। अब भारत की स्थिति ऐसे अगर है तो यहाँ पे अंडमान, अब यहाँ से वो जलयान से या किसी माध्यम से लाके किसी आदमी को छोड़ जाए तो क्या करेगा, वो मर ही जाएगा। काले पानी की सजा देते थे, यहाँ पे लाके छोड़ देते थे। लेकिन मानव जाति सबसे क्रूर जाति है, वो अपने जीने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी, चाहे जो करो तुम। वो लाके छोड़ जाते थे कि मर जाएगा, वो आगे यहीं पे जीवन बसाने लगे। भूखों प्यासे मर जाएंगे। सबसे पहले वो क्या, गन्ने की खेती करने लगे। जिन्हें काले पानी की सजा दी गई, गन्ने की खेती करने लगे। उसी गन्ने से जीवन यापन होने लगा उनका, उसी से उन्हें दुनिया बसा ली। पूरा अंडमान और निकोबार बस गया। आज क्या है, भारत का हिस्सा, जहाँ काले पानी की सजा दी जाती थी। आज भी अगर आप कभी टूर पे जाओ, भारत में कभी घूमने का मौका मिले तो अंडमान जाना। अंडमान की जेल बनी है जहाँ पे काले पानी की सजा दी जाती थी, बहुत बड़ी जेल है। हाँ, तो अंडमान का जो द्वीप है लगभग 108 टापू हैं। कितने हैं, 108 लगभग। इसे अच्छे से समझने के लिए कैसे बांट लिया गया, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी वाले को उत्तरी और दक्षिणी वाले को दक्षिणी। अंडमान की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पूछा जाता है अक्सर, तो कम से कम इतना तो जरूर जानो कि राजधानी क्या है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। मध्य अंडमान में एक बैरन द्वीप है। मध्य अंडमान में, अंडमान बैरन, ये ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप। आज भी यहां ज्वालामुखी घटना होती रहती है। तो आप लिख लीजिए, बैरन द्वीप कहां स्थित है, तो या ऐसे कह दीजिए कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। और ये क्यों नाम बता रहा हूं मैं अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, क्योंकि यहां पे ज्वालामुखी घटना घटती रहती है। हाँ, अभी बात कर रहा था कि दो प्रकार की ज्वालामुखी होती है। एक तो बैरन, सर अंडमान, अंडमान में फिर से लिख के दिखा दूं, जी अंडमान, अंडमान एंड निकोबार और निकोबार, निकोबार। अंडमान और निकोबार इसका नाम ऐसे नहीं पड़ गया क्योंकि नाम से अजीब लगता है ना आपको। अब जैसे हमें नाम क्या अच्छा लगता है, रिंकी पिंकी, ये सब अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ब्रिटिश वाले से पूछो, सैंडी कॉर्ली, ऐसे बोलेंगे वो, उन्हें वो अच्छा लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता है। तो अंडमान वालों की जो भाषा है अलग है, जनजातीय भाषा है। अपने ही भाषा के नाम पर इन्होंने अंडमान और निकोबार रखा है। बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन मेरा भाई इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा हाँ जी। हिंदुओं में हाँ पानी चलाते हैं वैसे हाँ। मतलब जो ज्यादा उसको पंप करेगा तो गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म पानी आता ये तो साइंस में एक टॉपिक है आपकी ऊष्मा, एक होता है छिपी हुई ऊष्मा। आपने पढ़ा होगा साइंस में, फिजिक्स का चैप्टर। तो छिपी हुई ऊष्मा की वजह से ये पानी हल्का सा आपको गर्म महसूस होता है। अभी मैं सीटेट का पेपर दे के आया हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस है, सामाजिक अध्ययन। आपकी पहली क्लास मैंने ली थी, हवा क्यों चलती है, है। वही क्वेश्चन आया था हमारे। लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा चलने के कारण। मैं कहता हूँ सीटेट के क्वेश्चन में से आपके अगल बगल या आपके जानने पहचानने वाले में जितने भी लोगों ने सीटेट दिया होगा, 90% लोगों ने गलत किया होगा। कारण ही नहीं पता हवा क्यों चलती। लेकिन जिन्हें असली कारण पता है, कॉन्सेप्ट पता है, उनके लिए तो बहुत आसान है। वो जो पेड़ आप हिलता देखते हो, जब पहली क्लास में कितने बच्चे थे यहाँ के, हाथ उठाइए। आप लोग नहीं थे? हाँ, तो वही वजह। अब जो बच्चे थे उन्हें समझ में आ रहा है कि हवा क्यों चलती। हवा जब चलती है तो पेड़ नहीं चलाते हैं हवा, वो हवा ही उन्हें धकेलती है। ना कोई ईश्वर चलाता है कि जय श्री राम बोले उधर से हवा चले, नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं। सर आंधी वही हवा आंधी बन जाती है जब तेज रफ्तार में होती है। आगे चले। अंडमान और निकोबार, मजे की बात ये बताता चलो अंडमान और निकोबार में। हाँ, एक चीज और बता दूं, बायरन का नाम लिया है तो एक ज्वालामुखी और उत्तरी अंडमान में क्या है उसका, नारकुंडम। क्या नाम है? नारकुंडम। नारकुंडम जो ज्वालामुखी, ये भी ज्वालामुखी है, ब्रैकेट में लिख देना ज्वालामुखी। लेकिन ये सुसुप्त है, मतलब निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें अब ज्वालामुखी घटना नहीं होती है। और जो बायरन है उसमें ज्वालामुखी घटना होती रहती है। दोनों का नाम लेना जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा नारकुंडम और बायरन कहाँ स्थित है, तो क्या बताएंगे? अंडमान और निकोबार में। रानी समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, पूछ लेना दोबारा, डरना नहीं है। ये क्या है नारकोंडम? कोई सांप वाप तो नहीं है? आगे चलते हैं। मजे की बात ये बता दूं, केवल दक्षिणी अंडमान में ही जीवन है, बाकी लगभग पेड़ पौधे, जंगल झाड़ी, जीव जंतु या जनजातियां छिपी हुई बसेरा करती हैं। बात समझ में आ गई? ये जो जितने टापू दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब पे जीवन। कई द्वीप ऐसे हैं कि जो वीरान पड़े हैं अभी भी। और जैसे मालदीव ले लो, मालदीव तो छोटा छोटा है ही है, उस पे सब पे जीवन है। लेकिन अपना अंडमान निकोबार ले लो, ये भी द्वीप है। द्वीप हमने बताया चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, तो उत्तरी वाले पे नहीं है, दक्षिणी वाले पे कुछ है। यहाँ पे विशेष जनजातियां पाई जाती है। जनजातियों के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? जनजातियां जो अपनी संस्कृति अलग रखती हैं, भाषा अलग रखती हैं, पहनावा अलग रखती हैं, हम लोगों से मिलती जुलती नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा होगा जनरल कास्ट, फिर ओबीसी कास्ट, फिर एससी कास्ट, फिर आपने एक पढ़ा होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे जनजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजातियां। तो यहाँ कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? जारवा। इसके अलावा कौन सी जनजातियां? शैम्पेन। कौन सी? हाँ, दोनों की अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग पहनावा। शैम्पेन तो इतनी खतरनाक है कि वो जंगल में ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। धनुष बाण की कला से वो शिकार करती हैं। वो ठीक उनका इतना अचूक निशाना है जैसे बगुले की तरह, जाते हैं पानी में खड़े रहते हैं, धनुष बाण उनके हाथ में होता है और पानी के अंदर ही निशाना साध देते हैं और मछली मार के चले आते हैं। सोचो कितना अचूक निशाना होगा।
कई बार कई पत्रकार वहां पे जाने की कोशिश कर चुके हैं कि जाएं शोम्पेन से बातचीत करें कि भाई चाहते क्या हो, आपका विकास भारत सरकार चाहती है। लेकिन वो जाते हैं कैमरा वैमरा लेके, कैसे आते हैं, लद फंद के आते हैं। वो बिल्कुल तह लगा के आते हैं, लपेट उपेट के। उनका कैमरा वही रह जाता है सब। तो वो ये चाहते ही नहीं कि हम कंप्रोमाइज करेंगे। बट आज छुट्टी है, ठीक है, आज क्लासेस बंद हैं, कल से स्टार्ट होंगी अपने टाइम पे। हाँ, कल सेम टाइम 3:30। हाँ, शैंपेन के बारे में जान के तो कौन कौन सी जनजाति है, जारवा और शैंपेन। अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं एक बार शैंपेन जनजाति को, मजा आएगा देख के सर ही। सर हम ही लोग उनकी तरह वो सब बोलते हैं। अभी यहाँ सामने दिखेगा, दिख ही जाएगा, उनकी अपनी भाषा है, सब अलग अलग है। हंसेंगे बिल्कुल नहीं, ये ज्योग्राफी क्लास है। आई थिंक यू आर द मैच्योर पर्सन। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का जीवन जीते होंगे। बिल्कुल अजीब है ना। सोचिए अगर हम ऐसे हो जाएं तो क्या करेंगे। ना इंटरनेट, ना एजुकेशन, न घर, न द्वार, न दवा, न कपड़ा, लेकिन ये भी जिंदगी। कह रहे ये कपड़ा कोई कपड़ा होता है, ये महीने महीने भर कपड़ा नहीं बदल पाते, पानी ही नहीं उनके पास। ये जो बैठे टिक टिक व्हाट्सएप कर दिए, फ्लिपकार्ट पे आ गया खट से 249 लो डिलीवरी, घर ले जाओ। इनके पास क्या है। ये देखो निशाना साध रहा है, ये देखो अलग सब कुछ है इनका। अलग अंडमान के बारे में और दिखा, ये देखिए ऐसे ही टापू आपको मिलेंगे, लगभग ऐसे ही टापू। बताया ना कि पूरा लगभग लगभग टापू पे ही बसा हुआ। सर बाढ़ आती होगी तो ये भर जाता होगा बाढ़। नहीं, भरता नहीं है, क्योंकि उसका एक पानी की जो हमने प्रक्रिया बताई थी उसका एक संतुलन है। डूबेगा तो कभी नहीं, वो उसका संतुलन बना हुआ है। पानी कहीं काटेगा तो कहीं पाट लेगा। काहे खुल जाते भाई दोबारा। ये देखो, काश आप लोग ऐसा होते। अब ये मैं क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अपने यहाँ कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो खास तौर पर सस्ते बचते हैं, तो ये मान लीजिए कि सजे बजे। ऐसा नहीं कि वो वैसे ही खड़े हैं, इनका यही परिधान है। अब ज्वेलरी तो ढूंढेंगे नहीं, फूल पत्ती से ही कुछ बना लेते, वही पहन लेते। अब आ जाते हैं लक्षद्वीप पर। चल मन करते हैं। हाँ, शैंपेन जारवा सब लगभग ऐसे ही होता है। हमारा वो लिखने वाला कहाँ चला गया, ये ढूंढ। आ तो गया, चले। अब ऐसे ही मैंने एक कंडीशन बताई थी लक्षद्वीप, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। क्यों उल्टा है? हमने बताया अंडमान निकोबार किस तरह बना है, ज्वालामुखी घटना से, लेकिन लक्षद्वीप वैसी घटना से नहीं बना। इसके जितने भी टापू हैं वो उस तरीके से निर्मित नहीं हुए जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बिल्कुल अलग इसका प्रभाव है। इसको बता दूं क्या है। ये प्रवाल से बने हुए हैं। किससे? प्रवाल। आगे जोड़ देते हैं भित्ति। ये शुद्ध हिंदी है। आगे मैं भी इसका संधि विच्छेद करूंगा तो आपको समझ में आएगा। संधि विच्छेद पढ़ा कि नहीं?
संधि विच्छेद का मतलब होता है विच्छेद करके अलग अलग कर देना, समझा देना, ठीक है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल को इंग्लिश में कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने लिखा हिंदी में है लेकिन ये इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। कोरल भित्ति का मतलब होता है दीवार। क्या होता है? जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल, है ना। यही बताइए, टाइम ओवर हो रहा है तो बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ठीक है। ये कोरल, कोरल एक जीव होता है। क्या होता है? जीव। कोरल एक जीव होता है। ये क्या करते हैं? एक छोटा सा कोरल होता है और अपने ऊपर पॉलिप चढ़ाता जाता है। पॉलिप का मतलब है अपने ऊपर आवरण चढ़ा जाता है। क्या करता है? आवरण अपने ऊपर चढ़ाया रहता है, बिल्कुल चूना पत्थर की तरह। किसकी तरह? जैसे चूना पत्थर आपने देखा होगा कि एकदम सफेद व्हाइट कलर का होता है। तो कोरल जो जीव होते हैं, ऐसे मान लिया कोरल जीव, तो ये समंदर में ही रहते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं। मान लीजिए 2-4 कोरल इकट्ठा थे, फिर और सारे कोरल इकट्ठा हो गए, तो ये जब मरते रहेंगे तो इकट्ठे चिपकते जाएंगे। क्या करेंगे? और चिपकते चिपकते एक बड़ी सी दीवार बनाते जाएंगे। ऐसे इस पे मरते रहेंगे और दीवार बनाते जाएंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं कोरल आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। कोरल बहुत खूबसूरत भी होते हैं। जब जिंदा रहते हैं तो रंग बिरंगी कलर के एकदम झिलमिलाते हुए तारे की तरह नजर आएंगे, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो बिल्कुल वाइट कलर के हो जाते हैं। और ऐसे ही पूरे लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। पूरे लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? कोई पूछे तो प्रवाल भित्ति से, कोरल की दीवार से हुआ है। जितने कोरल थे सब धीरे धीरे मरते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, बड़ी सी चट्टान बन जाती है और चट्टान से द्वीप बन जाता है। ऐसे कई सारे द्वीप मिलकर लक्षद्वीप का निर्माण करते हैं। बस समझ में आ गई? इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये किससे बना है? कोरल द्वीप। कोई समंदर था, उसमें बहुत सारे कोरल जीव रहते हैं, कोरल मरते गए हैं और इकट्ठा होते गए हैं और उनसे एक द्वीप का निर्माण हो गया। अब ये देख लेते हैं कोरल आखिर में है क्या। सबसे पहले कोरल देख लीजिए। काफी खूबसूरत होते हैं जब जिंदा होते हैं तब। दिखाई पड़ रहा है आपको? रंग बिरंगी कलर की कोरल्स हैं। सारे क्या है? कोरल्स हैं। लेकिन जब ये मर जाते हैं तो बिल्कुल व्हाइट कलर के हो जाते हैं। ये जीव हैं, ऐसे नहीं दिख रहा है आपको, ये जीव हैं। पानी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोरल की खूबियां होती हैं, ये अलग अलग होते हैं लेकिन साथ में इकट्ठा रहते हैं और झिलमिलाते रहते हैं। इनकी मजबूरी क्या है? जब पानी प्रदूषित हो जाता है तो ये मर जाते हैं। फिर इनमें क्या हो जाता है? कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। ब्लीचिंग का मतलब जब ये मर जाएंगे तो अपना पूरा कलर छोड़ देंगे, ये बिल्कुल सफेद हो जाएंगे और इनसे एक चट्टान का निर्माण, जैसे मर रहे हैं ये कलर चला गया है, लेकिन देखिए चट्टान का निर्माण कर रहे हैं ना, तो सारे कोरल इकट्ठा होते रहते हैं और एक चट्टान का निर्माण होता जाता है और उसी से पूरा लक्षद्वीप बना हुआ है। देखिए कोरल्स, ये पॉलिप्स हैं पूरा। ये देखिए कितना खूबसूरत कोरल्स है। जब भारतीय गोताखोर अंदर पानी के जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? ज्यादातर कोरल से ढूंढते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत से लगता है। बिल्कुल ही नुकसानदेह नहीं होते हैं, बल्कि कई जीव ऐसे हैं जैसे समुद्री जो सांप होता है, कई तरीके के सांप होते हैं, आपने डिस्कवरी में देखा होगा, उनका आवास होता है। ऑक्टोपस जो होता है उनका आवास होता है। कई सारी मछलियां आती हैं, कोरल्स खाने के लिए आती हैं। इनके छोटे छोटे वो जो होते हैं मछलियां कुछ ना कुछ तो खाएंगी, तो कोरल्स को खाने के लिए तो इनका ये क्या है कि कई जीवों का आसरा भी दे रहे हैं, कई चीजों का निर्माण भी कर रहे हैं, एक द्वीप का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कोरल्स भारत के लिए हितैषी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हितैषी, मतलब भारत के शुभचिंतकों में है। ऐसे चट्टान का निर्माण होता जाएगा, धीरे धीरे लक्षद्वीप विकसित होता जाएगा। और जैसे ही कोरल मरना स्टार्ट करती है तो इस बात का सिग्नल हो जाता है कि अब भारत में पर्यावरण प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। जैसे इनका कलर व्हाइट हुआ, भारत सरकार तुरंत सख्त में आ जाती है कि हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत
हुई है। पानी में अगर सैलिनिटी थोड़ी सी भी बढ़ी या गंदगी थोड़ी सी भी बढ़ी तो कोरल मरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा कोरल क्या होते हैं। आज के बाद तो ऐसा तो नहीं कि कोरल कोई पूछे तो आप बता ना पाए। तो लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ? एग्जैक्टली। और लक्षद्वीप भी दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस किस पे बसा हो। नेट कनेक्टिविटी डाउन है, बट आई विल ट्राई। इसमें आप ठीक से समझ पाएंगे कोरल किस तरीके से बसा हुआ है। कई सारे कोरल इकट्ठे होके आ गए और धीरे 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 एक चट्टान बना ली। आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन काफी बड़ा है। फिर इस पे क्या हुआ? जंगल झाड़ियां उगाई हैं और वो लक्षद्वीप का हिस्सा बन गया है। ऐसे कई सारे टापू हैं जिसपे जीवन है, जहाँ पे लोग रहते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पालन। और लक्षद्वीप की सरकार का सबसे मुख्य आय कहाँ से होता है? टूरिस्ट से होता है। लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहाँ पे घूमने आते हैं? फ्लाइट से या जलयान से लोग आते हैं, यहाँ दिन भर मजे करते हैं, जो भी करना, वायलिन वायलिन बजाते हैं, घूमते टहलते हैं, मांस मछली खाते हैं। उनके लिए अच्छी जगह है। वहाँ पे होटल विकसित हो गए, होटल पे रहो, घूमो, नाचो, गाओ। लेकिन लक्षद्वीप की सरकार को अच्छा इनकम हो जाता है। तो मुख्य व्यवसाय क्या है? होटल व्यवसाय और मछली पालन, मछली का शिकार आराम से करते हैं। वहाँ की भाषा भी बिल्कुल अलग है। वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है लगभग जनजातियाँ, 98% कितने लोग हैं? जनजातियाँ हैं। इंटरनेट का साधन आज भी वहाँ पे कहीं कहीं है। मुख्य रूप से जो अनाज है वो भी नहीं पहुँच पाता है। जितनी सुविधा भारत के अन्य राज्यों को हो, जैसे मान लीजिए केरला है, दिल्ली है, सब बिल्कुल सुपर क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल है, उतनी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये किसी तरह गुजारा अपना कर लेते हैं। अभी आपको दिखाते हैं लक्षद्वीप के पॉपुलेशन, तो समझ में आएगा। लक्षद्वीप लगभग काले लोग ही पाए जाते हैं यहाँ पे, ऐसे ही कुछ पाया जाता है ना। अपने ही तरह दिखते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं। ज्यादातर जनजातियां हैं और लगभग मुस्लिम हैं। मछली पालन करते हैं, अपनी वेशभूषा, अपनी बोली भाषा है, लेकिन अंडमान निकोबार की तरह नहीं, समपेन की तरह नहीं, अपने ही तरह दिखते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ वो हो जाता है। शिक्षा आज भी बहुत दूर है। अभी देखिए कुछ दिन पहले मोदी जी गए थे, फोटो वोटो खिंचा के आए, है ना। तो ये भी एक मार्केटिंग करके आए कि लक्षद्वीप हमारे घूमने आइए, इससे भारत की इनकम बढ़ेगी। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा है? सबसे पहले हमने सीखा कि पहाड़ियाँ, क्वेश्चन का हमने रिवीजन किया। फिर हमने उत्तरी कंडीशन बताई, दक्षिणी बताई, पूर्वी बताई, पश्चिमी बताई। हमने बताया आपको उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर, फिर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी। फिर हमने आपको बताया कि भारत में सबसे जिसकी तट रेखा वो राज्य कौन सा है। इसके पहले हमने क्या बताया था आपको? भारत की उत्तरी अक्षांशीय स्थिति, पूर्वी देशांतरीय स्थिति, ये आप रट लेना, ठीक है। फिर हमने बताया आपको अंडमान निकोबार कहाँ स्थिति है। फिर हमने बताया लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, कोरल रीफ से, है ना। आज के अगर जितने भी क्लासेज हुई हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो इतने ही कंटेंट से कम से कम 20 क्वेश्चन निकाल पाएंगे आप। कितने? लगभग 20। लेकिन आप जब मनन करेंगे, जब उसे सीरियसली पढ़ेंगे, घर पे रिवीजन करेंगे, तब बताना केवल टीचर का काम होता है। पढ़िए, अलमारी में इसे फेंक दीजिए, टीचर आपसे पूछने नहीं आएगा। लेकिन पढ़ लेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि नारकोंडम आपका आ ही जाएगा। लेकिन लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ ये आप तब तक नहीं भूल पाएंगे जब तक आपकी सांस चलेगी, आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है। बात समझ में आई? ये लक्षद्वीप मैंने पढ़ा है, आपको यकीन नहीं होगा, 2012-13 में पढ़ा है मैंने। और ये सब मैं जो क्लास करता हूँ आपकी, ये देख के नहीं कि पढ़ के आता हूँ तब पढ़ाता हूँ। इतना दिमाग में सेट है कि आपको हम बता देते। हाँ, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो भूल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, रोबोट भी भूल जाता है। जैसे
रटने वाली चीज है कि डिग्री इतना है इतना है, वो तो कॉमन सी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज जो है कभी नहीं भूलती आपकी, जो एक बार समझ में आ जाएगा आपको, अगर समझ में आ गया हवा क्यों चलती है, तो जीवन भर भूलने वाला नहीं, दैट्स इट। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। सचिन सर आ गए हैं, आई विल मीट यू सून टुमारो, राइट। अगली क्लास आपकी मैथ की है, रीजनिंग की है? रीजनिंग की। हाँ, होमवर्क में आप ये लिख लीजिए कि एक स्पेशल जो इंडिया का मैप है, हमारी क्लास में जब बैठे तो पहले से एक रेडी रखिए। बात समझ में आ गई? उससे रिलेटेड हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहे।